कुछ इन्फॉर्मेशन है इंडोनेशिया के वीज़े से रिलेटेड। अगर आपको इंडोनेशिया का वीज़ा, स्टिकर वीज़ा चाहिए या ई वीज़ा चाहिए, दोनों के मुतल्लिक़ आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। पहले क्लियर करूँगा ई वीज़ा को। इंडोनेशिया का ई वीज़ा किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हो, सिवाय इंडोनेशिया के अंदर रह के। यानी कि इंडोनेशिया के अंदर आप मौजूद हो ऑलरेडी, तो आप विज़िट वीज़ा या टूरिज़्म के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो वो नहीं हो सकता। अगर आपने इंडोनेशिया से बाहर से किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हो, वो मुमकिन है। सबसे पहली बात ये है कि इंडोनेशिया के ई वीज़ा के लिए वेबसाइट का लिंक। बहुत सारे लिंक जो इधर-उधर गर्दिश कर रहे होते हैं, आपने उन लिंक्स के ऊपर नहीं जाना। मैं आपको प्रॉपर एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। वहाँ से आप इंडोनेशिया का ई वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। ये ट्रस्टेड लिंक है और इसके ऊपर मैंने खुद भी वीज़ा लिया है और ट्रैवल भी किया है। अब दूसरी बात ये है कि करना क्या है, उसमें ये है कि आपने यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट जैसे ही आप क्रिएट करते हो, आपकी जो ईमेल है वहाँ पे आपको एक्टिवेशन के लिए या कन्फर्मेशन के लिए ईमेल आ जाएगी, वहाँ पे आपने इसको एक्टिव करना है। आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आपने छोटी-सी इसकी फ़ाइल है, वो आपने कंप्लीट करनी है। कोई रिटर्न टिकट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई होटल बुकिंग देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने होटल की इन्फॉर्मेशन देनी है या जहाँ पे आपने ठहरना है, वहाँ की आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। इंडोनेशिया का वीज़ा आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, आप दुनिया में किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आपको वहाँ का आपको परमिट देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे ही मैंने बताया कि किसी किस्म के लेटर, छुट्टी लेटर वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट ज़रूरत क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात ये है कि आपने जिस पासपोर्ट के ऊपर ये वीज़ा अप्लाई करना है, उस पासपोर्ट का आपने बायो वाला पेज, वो अपलोड करना है। सेकंडली बात ये है कि आपने अपनी एक फ़ोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ वो अपलोड करनी है। थर्ड चीज़ ये है कि आपने लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। बैंक स्टेटमेंट जो कि 2000 यानी कि 2000 यूएस डॉलर के बराबर हो। यानी कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, उसके अंदर जो अमाउंट है, वो 2000 यूएस डॉलर के बराबर हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये एक बात कहते हैं कि यार मैंने यूरोप के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, तो मेरी बैंक स्टेटमेंट तो करोड़ों की है या लाखों की है ट्रांज़ैक्शन। तो मैं कहता हूँ अच्छा भई ये मुझे बताओ, मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये बताओ क्लोजिंग बैलेंस क्या है? यानी कि उसके अंदर पैसे कितने पड़े हुए हैं? वो कहते हैं पैसे तो ज़्यादा नहीं है, पैसे तो कोई चंद हज़ार पड़े हुए हैं। तो ऐसी बैंक स्टेटमेंट किसी भी कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने कोई भी यूरोपियन कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना है या किसी भी बड़े कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके अंदर आप ये जो ट्रांज़ैक्शनें लगा रहे हो ना, आ जा रहे हैं, पैसे जाए जा रहे हैं, इन सब को आपने मेंशन करना होता है। अगर आप किसी कंट्री के अंदर जॉब करते हो, तो वहाँ पे आपका जो अकॉर्डिंग टू योर वीज़ा, जो आपका वीज़ा उसकी जो सैलरी है, उस सैलरी के अलावा अगर कोई पैसे आ रहे हैं, तो आपको मेंशन करना पड़ता है कि ये मुझे पैसे कहाँ से आए थे। या आप कह रहे हो मैं 2 से ले रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, उससे पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो होती हैं, वो काबिल कबूल नहीं होती किसी भी बड़ी कंट्री के लिए। अच्छा, बात को यहाँ पे क्लियर करता हूँ, मुयस्सर करता हूँ कि जो आपका बैंक स्टेटमेंट होगी, उसके अंदर 2000 यानी कि इक्वल टू इसके बराबर इक्वल टू 2000 यूएस डॉलर यानी कि 2000 यूएस डॉलर के बराबर आपके पास पैसे होने चाहिए। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस की स्टेटमेंट होनी चाहिए। और जो लोग मलेशिया वगैरह से अप्लाई कर रहे हैं या पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, मैं यही प्रेफ़र करूँगा कि आपकी जो स्टेटमेंट है उसको बैंक से टेस्ट करवा लें। टेस्ट होने का तरीका ये है, वो एक चोप लगा देते हैं और उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। और यहाँ पे एक और मैं बात बताऊँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार क्या हम स्टेटमेंट 2 नंबर लगा सकते हैं? इतने पैसे तो किसी के पास नहीं होते, ऐसा है, वैसा है। तो आप ये समझ लो कि जो 2 नंबर स्टेटमेंट्स लगाते हैं, उसके अंदर 60-70% स्टेटमेंट्स पकड़ी जाती हैं। जब वो स्टेटमेंट पकड़ी जाती हैं, तो ये नहीं कहते कि ये बंदा 2 नंबर था। वो कहते हैं इस कंट्री के बंदे 2 नंबर थे। कंट्री का नाम बदनाम होता है और ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी करें इस तरह को और बांग्लादेश और इंडियंस वालों को वो इस तरह नज़र में ना रखें। या इंडियंस और इंडियंस करें तो पाकिस्तानी वालों को या बांग्लादेश वालों के ऊपर इसका असर ना पड़े। या इसी तरह बांग्लादेशी अगर करें तो बाकी कंट्रीज़ के ऊपर असर ना पड़े। हमारी ये जो एशिया रीजन में कंट्रीज़ है ना, एक कंट्री का बंदा इस तरह का करता है तो फिर बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। लिहाज़ा हम सबको मिल के अपने-अपने हिस्से की शमع जलानी चाहिए। अपने जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो आपने करेक्ट देने हैं, लीगल देने हैं। इससे ये होगा कि हमारे कंट्री का मोरल बुलंद होगा, हमारे कंट्रीज़ का म्यार बुलंद होगा और एक-दूसरे के कंट्रीज़ को इज़्ज़त और प्रेफ़र की नज़र से देखा जाएगा। अब बात आती है वीज़ा फ़ीस की। वीज़ा फ़ीस की जो पहले मैं इंडोनेशियन प्राइस में बताऊँगा, फिर मैं बताऊँगा कि जो मैंने मलेशिया से इसको अप्लाई किया था, तो मलेशियन प्राइस कितनी थी। इंडोनेशियन प्राइस में ये 15 लाख इंडोनेशियन, तो ये मलेशियन में मैंने पे किया था 437 रिंगिट और कुछ सेंट। तो आप इसको अपने कंट्री के हिसाब से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि ये 15 लाख इंडोनेशियन रुपया
ये कितना बन जाता है आपके कंट्री के हिसाब से, इंडियन और पाकिस्तानी या जहाँ से भी आपने अप्लाई करना है। और मज़े की बात ये है कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो, इंडिया से या बांग्लादेश या मलेशिया में किसी भी कंट्री से या सऊदीया वगैरह में, उसमें इस चीज़ को मेंशन ही नहीं किया गया कि आप किस कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हो। मिसाल के तौर पे आप मलेशिया से आ रहे हो, आप यूएसए से आ रहे हो, आप फ्रांस से आ रहे हो या फिर आप जर्मनी, दुबई वगैरह से आ रहे हो, ये चीज़ें नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, आप जस्ट फॉर्म फिल करो, डॉक्यूमेंटेशन दो और वीज़ा फीस पे करो। अभी यहाँ पे मैं बात करूँगा वीज़ा प्रोसेस की, उसके बाद बात करूँगा कि चंद इम्पोर्टेंट चीज़ों की जिसकी वज़ह से वीज़ा रिजेक्शन होती है। प्रोसेस टाइम के लिए इन्होंने 7 वर्किंग डेज़ माँगे हुए हैं, मगर ये आपको बताता हूँ वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया ये जो ई-वीज़ा देते हैं या कोई भी कंट्री जो भी ई-वीज़ा देता है, छोटा हो या बड़ा हो, आपने उस कंट्री के प्रेफर जो टाइम है या 7 डेज़ है या 3 डेज़ है, वर्किंग डेज़ है जिसके अंदर वो वीज़ा देते हैं, उसको नज़र में नहीं रखना। आपने कम से कम 1.5 महीना पहले वीज़ा अप्लाई कर देना। उसकी वजह ये है कि ये प्रोसेस टाइम सम टाइम ऐसा होता है कि वो 3 वर्किंग डेज़ का काम कह देते हैं और सम टाइम ऐसा भी देखने में आया 20-20, 25-25 दिनों बाद लोगों को वीज़े मिले हैं और ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि वो 7 डेज़ के अंदर अगर उन्होंने 7 डेज़ कहा है तो 7 डेज़ के अंदर 7 डे वाले दिन वीज़ा मिल जाता है। मगर आपने प्रेफ़र यही करना है कि 1 महीने से 1.5 महीना पहले आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो फिर आप जो है ना इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात है कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स की। पहली बात ये है कि जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, स्कैन करके लगाने हैं स्कैनर से। ये नहीं करना है कि डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर ले रहा हूँ और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा हूँ किसी भी एप्लीकेशन के ज़रिए। इससे पहले भी मैंने कई अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि आपने इस तरह का काम नहीं करना, इससे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल जो डाटा है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कोड वो डिकोड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सिस्टम इसको रिजेक्ट कर देता है और आपके वीज़ा रिजेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा रीज़न ये आता है कि पेमेंट का इश्यू आ रहा है, वो इसमें ये है कि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो एक ही दफ़ा चांस मिलता है पेमेंट करने का। आपने उसको इग्नोर नहीं करना या उसके ऊपर लेज़ी नहीं बनना। आपने पेमेंट का जो टाइम है उसके अंदर आपने पेमेंट मेथड को कंप्लीट करना है। इंटरनेट देखिएगा ठीक है, पेमेंट मेथड ठीक है, बैंकिंग का टाइम चल रहा है ठीक है, आप पेमेंट कर दो। तो ये पेमेंट का प्रोसेस भी सेम टाइम पे हो जाना चाहिए। तीसरा ये है कि जिस ईमेल के ज़रिए आप इस वीज़े को अप्लाई कर रहे हो, उस ईमेल का आपके पास कंप्लीट एक्सेस होना चाहिए, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है उसका रेफ़रेंस नंबर उस ईमेल के अंदर जाएगा। वहाँ से आप कॉपी करके आप अपना रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हो, वीज़े से रिलेटेड क्या क्या बना भाई मेरी एप्लीकेशन का। और उसी ईमेल के अंदर आपको इस तरह का वीज़ा आएगा कि हाँ भाई ये वीज़ा अब हो गया है, मिल गया है, ये वीज़ा ले लें। अच्छा ये तो ई-वीज़ा हो गया ना, नेक्स्ट इसका प्रोसेस है इमिग्रेशन जाके आपके छोटा-सा एक स्टिकर लगता है वो उसके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर, उसका प्रोसेस क्या है और उसके बाद ये वीज़ा तब्दील हो जाता है। इमिग्रेशन वाले आपको एक एक्स्ट्रा वीज़ा भेज देते हैं आपकी ईमेल के ऊपर। उसको भी आपने प्रिंट आउट करना है, उसका प्रोसेस क्या है नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको समझने के लिए आसानी रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस भी दूँगा कि इमिग्रेशन का मामला किस तरह आपने क्लियर करना है और क्या-क्या वो चीज़ें पूछते हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, शो मनी वगैरह और ये जो स्टिकर वीज़ा जो ऊपर छोटा-सा स्टिकर लगाते हैं, इसका सारा का प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है जी। अस्सलाम वालेकुम।